एक समय में ओबीसी आरक्षण को लेकर बड़ा आंदोलन करने वाले भाजपा के बड़े नेता हार्दिक पटेल अल्प प्रवास पर मध्य प्रदेश के सागर जिले के खुरई पहुंचे। बीना में सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। खुरई में पत्रकारों के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम सामाजिक और राजनीतिक दोनों प्रकार का है। सवालों का जवाब देते हुए कहा कि मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बड़े नेताओं को उतारना केंद्रीय नेतृत्व की रणनीति है, ताकि ज़मीनी स्तर पर ज़्यादा लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री के चेहरे बदलने पर भी कहा कि केंद्रीय नेतृत्व रणनीति के तहत ऐसा कर रहा है, जिससे आगे जाकर और लाभ मिल सके। मध्य प्रदेश में सर्वे रिपोर्टों में कम सीटों को लेकर कहा कि कई बार सर्वे रिपोर्टें गलत हो जाती हैं। मुफ्त की रेवड़ी वाले सवाल पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो भी योजनाएं लागू करती है वह सभी ज़मीनी स्तर पर लाभ पहुंचाने वाली होती हैं। भाजपा के जातिगत गणना के विरोध पर जवाब दिया कि जातिगत गणना के बाद उसके अनुसार प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। वे स्वयं व्यक्तिगत रूप से गणना के पक्ष में है। जातिगत गणना हिंदुओं को बांटने के लिए नहीं होना चाहिए। कार्यक्रम सामाजिक भी है और एक प्रकार से राजनीतिक भी। क्या आपका अभियान है? बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में अब ऐसे हालात हैं कि सांसदों और मंत्रियों को भी उतारना पड़ रहा है। ऐसे हालात आखिर क्यों बने? नाम के मानगढ़ में श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण निश्चित रूप से सामाजिक कार्यक्रम है, लेकिन राजनीतिक नेता जब आते हैं कोई भी सामाजिक कार्यक्रम में तो स्वाभाविक है उसको आप राजनीतिक कार्यक्रम भी कह सकते हैं। अब चुनावी प्रक्रिया है तो स्वाभाविक है कि हर पार्टी की अलग अलग रणनीतियाँ होती हैं। हमारी रणनीति है कि हम बड़े नेताओं को चुनाव में उतारना चाहते हैं ताकि ज़मीनी स्तर पे जो सहयोग है, लोगों का प्यार है, उसको और ज़्यादा मजबूती से प्राप्त कर सकें। कहीं दोहराया ऐसा नहीं है, पूरे मध्य प्रदेश में इस बार चुनाव अच्छी तरह से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और लोगों का प्यार एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा। किया जा रहा है कौन सा वो सी रिपोर्ट, जो सी वाटर रिपोर्ट होता है तो हर चुनाव में होता है। जैसे कि गुजरात के चुनाव में कुछ रिपोर्टरों ने रिपोर्ट बनाई थी कि आम आदमी पार्टी वहाँ 40-50 सीटें जीत जाएगी, 5 सीट भी नहीं मिली। लोग ये भी बोलते थे कि इस बार गुजरात में भाजपा की सरकार नहीं बनेगी, तो हमने 182 में से 156 सीट थी, यानी कि 2/3 से भी आगे निकल गए हैं। तो ये बातें करना और ज़मीनी स्तर की हकीकत पकड़ना, मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना के कारण जो महिलाओं को लाभ मिल रहा है काफ़ी उसका फ़ायदा है। दूसरा, यहाँ कई लोग होंगे उनको मालूम नहीं होगा कि जो किसान सम्मान निधि केंद्र 6,000 देती है, आपकी सरकार भी 6,000 12,000 मिलता है, दूसरे किसी भी राज्य में नहीं। तो निश्चित रूप से यहाँ के लोगों का प्यार लास्ट टाइम निश्चित मैं मानता हूँ कि कांग्रेस ने लोगों को गुमराह किया था तनख्वाह देने के बहाने, किसानों का कर्ज माफ़ी करने के बहाने, लेकिन लोगों को मालूम है कि भाजपा की सरकार है उसको फ़ायदा भी मिलता है और लाभ भी मिलता है। जाने में उनको कोई संकोच नहीं है, लेकिन जब जातिगत गणना की बात आती है उसका विरोध क्यों? आखिर पिछड़ा वर्ग कब तक पिछड़ा रहेगा? क्योंकि 50% है लेकिन 27% आरक्षण की बात आती है। आप स्वयं पिछड़ा वर्ग में यहाँ मध्य प्रदेश में आती है, तो ये दोहरी नीति क्यों? देखिए, निश्चित रूप से हम ये मानते हैं कि जातिगत जनगणना के आधार पर लोगों को प्रतिनिधित्व देना चाहिए, जल जाहिर है, उसमें कोई छुपाई नहीं। भाजपा में हुआ कि कहीं पर भी हो, ये अधिकार है कि सभी समाज को लाभ मिलना चाहिए। मैं भी कई बार बोल चुका हूँ कि जिसकी जितनी आबादी उसको उतना प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। अभी बिहार में जातिगत जनगणना करके उसके आंकड़े जाहिर किए। सवाल ये है कि जब हम जातिगत जनगणना करते हैं तो उसमें जानबूझकर हम लोगों को ये गुमराह करना चाहते हैं कि तुम इतने और हम इतने। जातिगत जनगणना सिर्फ इसलिए होती है कि उस हिसाब से प्रतिनिधित्व देने की बात है, लेकिन अगर आप उसमें हिंदुओं को बांटने की बात करोगे तो ये तो सही नहीं है। हिंदुत्व एक हमारा आइडियोलॉजी है, हिंदुत्व एक हमारी विचारधारा है, उसमें समाज होते हैं, समाज से ये देश बना है। लेकिन फिर सिर्फ आप इसी बात पर हिंदुओं को तोड़ने की बात करोगे और दूसरे लोगों को राजी करने की बात करोगे तो ये तो सही नहीं होगा। तो बिहार में जातिगत गणना का मतलब विरोध नहीं कर रहा? मैं व्यक्तिगत रूप से तो ये मानता हूँ कि हर राज्य में और हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने भी कहा कि समय आने पर इसकी जातिगत गणना होगी।